हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज फिर से एक नई क्लास के साथ में। हम लास्ट क्लास में प्रोटीन्स की बात कर रहे थे, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अच्छे से पढ़ लिया कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, यानी अगर एक प्रोटीन बन रही है तो किन किन फॉर्म्स में वो बनती है, किन किन कॉम्पोजिशन के साथ में वो अपनी स्ट्रक्चर दर्शाती है कि लीनियर फॉर्म में कैसे रहेगी, हेलिकल फॉर्म में या हेलिक्स फॉर्म में कैसे रहती है, प्लेटेड फॉर्म में कैसे रहती है, या फिर बाद में कोइल्ड फॉर्म में कैसे हो जाती है। तो ये सारी स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके देखें। देखकर अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर। सो आज हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं कि प्रोटीन को किन किन सब टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक बहुत बड़ा विषय है। आपको पता होगा कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी, एक कॉम्प्लेक्स प्लांट बॉडी, इवन एक सिंपलेस्ट बैक्टीरियल सिस्टम, इन सब के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। और ये प्रोटीन वही प्रोटीन है जो 20 टाइप्स ऑफ नेचुरल एमिनो एसिड से बनी होती है। तो ये प्रोटीन बहुत कई आधारों पे क्लासिफाई करे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको फंक्शन के आधार पे क्लासिफाई करें एक बार के लिए, कि अगर प्रोटीन के काम के आधार पे हम उसको बांट सकते हैं तो क्या क्या काम होंगे, उनके आधार पे कितने प्रकार की प्रोटीन हम बोल सकते हैं। तो मेनली हम 6-7 प्रकार देखते हैं, 7 प्रकार की प्रोटीन हम देखते हैं। तो सबसे पहले होती है कैटेलाइटिक प्रोटीन। हमने कुछ दिन पहले इंजाइम्स पढ़े थे, तो इंजाइम्स में हमने बात करी थी कि इंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शन की रेट को कैटेलाइज करते हैं, उसकी रेट को बढ़ाते हैं। तो वो भी प्रोटीन नेचर के थे एंजाइम। लगभग सारे एंजाइम राइबोजाइम एंजाइम को छोड़ के सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो वो जो प्रोटीन एंजाइम का काम करती है वो कैटेलाइटिक प्रोटीन्स में रखी जा सकती है। इसका मतलब ये क्या कर रही होंगी, रिएक्शन की रेट को बढ़ा रही होंगी। तो कैटेलाइटिक प्रोटीन, जिसका एग्जांपल हो सकता है एंजाइम। दूसरा हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन की, यानी अगर कोई संरचना है जिसको बनाने का काम कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रही है। मतलब एक बॉडी की संरचना के फॉर्मेशन में अगर कोई प्रोटीन काम आ रही है तो उसको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलेंगे, जैसे कोलेजन प्रोटीन, जैसे इलास्टिन प्रोटीन, है ना। हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की भी बातें करते हैं, जैसे अपनी मसल्स होती हैं। मसल्स के अंदर एक्टिन फाइबर मायोसिन फाइबर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इनको मसल्स को फुलाने में और सिकोड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये काम भी वास्तव में प्रोटीन्स के द्वारा ही किया जाता है कि मसल्स सिकुड़े और फैले, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करते हैं, प्रोटीन्स को भी क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब जैसे हम और चौथे प्रकार की अगर एमिनो एसिड की बात करें फंक्शन के आधार पे कि क्या काम हो सकता है एक चौथे प्रकार की प्रोटीन्स का, तो उसमें हम देखेंगे कि देखो एक प्रकार के इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन में हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होता है, और अटैच होने के बाद वो हीमोग्लोबिन उसको बॉडी के वेरियस वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो इसका मतलब कि क्या काम हो रहा है, प्रोटीन का कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट करने का काम हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। साथ में मायोग्लोबिन होती है, जो मायोग्लोबिन CO2 का ट्रांसपोर्ट करती है वापस लंग्स तक। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब हम अगले टाइप के अगर एमिनो एसिड की बात करें तो रेगुलेटरी प्रोटीन और हार्मोन्स। अगर मान लो तो हार्मोन जैसे इंसुलिन हार्मोन है, जैसे कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो अगर प्रोटीन के बने हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ठीक है ना। रेगुलेटरी का मतलब कम या ज्यादा करना। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम या ज्यादा करता है, उसका रेगुलेशन करता है। ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, उसको ऑन ऑफ करने का काम करता है काइंड ऑफ। अगले टाइप की हम अगर प्रोटीन की बात करें तो उसको बोलते हैं जेनेटिक प्रोटीन। जेनेटिक प्रोटीन के नाम से हम ये जान सकते हैं कि अगर अपनी सेल है, सेल का जो जेनेटिक भाग है जिसे क्रोमोसोम या DNA कहा जाता है, वहां पर अगर कोई प्रोटीन भाग ले रही है उस काम को जेनेटिक का जो काम है
उस काम को सक्सेसफुली प्रोपेगेट करवा रही है, तो वो प्रोटीन जेनेटिक प्रोटीन कहलाएगी। जैसे हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, न्यूक्लियोसोम में भाग लेती है, तो उसको क्या कहा जाता है, हिस्टोन। तो हिस्टोन जो अगर डीएनए के साथ बाइंड हो रही है जो प्रोटीन, उसको उसको कहा जाएगा जेनेटिक प्रोटीन। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन की। प्रोटेक्टिव प्रोटीन कौन सी होती होगी, जो प्रोटेक्शन का काम करती होगी। हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में क्या पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं, इम्यूनिटी बनाते हैं, प्रोटीन फैक्टर पाए जाते हैं, खून को बहने से रोकते, थक्का बना देते हैं। तो ये सब प्रोटेक्टिव प्रोटीन हमें बचाती है, चीजों से, खतरों से बचाती है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्टिव प्रोटीन कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया भाई प्रोटीन के क्लासिफिकेशन किसके आधार पे, हमने पढ़ा है फंक्शन के आधार पे, कि अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेट को बढ़ा देती तो वो भी प्रोटीन होंगी, कैटालाइटिक प्रोटीन कहलाएंगे, एंजाइम्स का उदाहरण हो सकता है। अगर संरचना बनाने में हेल्प कर रही होगी तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट करने का काम, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, सेल को भी कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रही होगी तो उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट कर रही होगी चीजों का अगर कोई प्रोटीन, तो क्या कहलाएगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अगर रेगुलेट कर रही होगी हाइट को, इंसुलिन को, तो इनको क्या कहा जाएगा, रेगुलेटरी प्रोटीन। जेनेटिक प्रोटीन क्या होगी, जो जेनेटिक भाग में हेल्प करती है, उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक प्रोटीन। और प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो हमें बचाती है, उसको प्रोटेक्टिव प्रोटीन। तो प्रोटीन के कितने डाइवर्स काम हो सकते हैं, प्रोटीन कितने अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल परफॉर्म कर सकता है, ये हमें इस वाले क्लासिफिकेशन से पता लगता है कि प्रोटीन हमारी सेल में एंजाइम के रूप में भी काम करेगा, सेल की स्ट्रक्चर बनाने में भी काम करेगा, सेल को बचाने में भी काम करेगा, सेल के जेनेटिक भाग को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने में भी काम में आएगा, सेल को रेगुलेट करेगा कि तेरे को बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, सेल के अंदर स्पेशल टाइप के और प्रोटीन को भी रेगुलेट करने का काम करेगा, सेल को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने का भी काम करेगा, सेल के अंदर किसी चीजों को लाने ले जाने का भी काम करेगा। मतलब बहुत सारे काम इसी के ही बाटे हैं, प्रोटीन ही करने वाला है सारे काम, जितने भी हमें यहाँ पे लिखे गए हैं। तो एक डायग्राम में भी ये चीजें शो कर रही है कि प्रोटीन है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, ये प्रोटेक्शन भी दे रहा है, ये स्टोरेज भी दे देता है प्रोटीन ही, एंजाइम का भी काम है, रिसेप्टर भी है। रिसेप्टर मतलब जो सेल की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, सिग्नल को रिसेप्ट करते हैं, वो हार्मोन भी हो सकती है कोई प्रोटीन, सेल को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है कोई प्रोटीन। तो इस तरीके से हमें प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देखते हैं, किसके आधार पे, फंक्शन के आधार पे। तो जैसे मैंने अभी अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि ये तो एक तरीका हो सकता है प्रोटीन क्लासिफाई करने का, और ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे मेंशन किया है सो दैट आप ये जान पाओ कि प्रोटीन की क्या क्या महिमा हो सकती है। मैंने कोई महिमा तो नहीं है, अगर महिमा है तो कमेंट डाउन करना। तो हम प्रोटीन का एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि वही प्रोटीन, उसको हम बांटेंगे तो कुछ और आधार उसमें रखेंगे कि भाई इन आधारों पे बांट सकते हैं, और वो आधार रहेंगे उनका संगठन, कि प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ये तो काम थे, काम के आधार पे इतने सारे हमने सब टाइप्स पढ़े, लेकिन अब सब टाइप्स पढ़ेंगे अगर प्रोटीन का, तो हम वो पढ़ेंगे कि प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो आगे देखें तो प्रोटीन तीन प्रकार की हो सकती है, किसके आधार पे, कंपोजिशन के आधार पे। ये यहाँ पे कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन के आधार पे तीन प्रकार की। एक सिंपल टाइप ऑफ प्रोटीन, सिंपल मतलब सामान्य। दूसरी कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरी डिराइव्ड प्रोटीन। अच्छा, ये तीनों होती क्या क्या है, पहले ये जान लेना चाहिए। तो भाई सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जिनके अगर हाइड्रोलाइसिस कराए जाएं तो हमें सीधे सीधे एमिनो एसिड मिल जाते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वो सारी क्या कहलाएंगी, सिंपल प्रोटीन। यानी अगर इनको तोड़ा जाए तो क्या मिलेंगे, एमिनो एसिड। और अगर मैं इसको उल्टा बता दूं कि एमिनो एसिड को अगर जोड़ा जाए तो क्या मिल जाएगी, सिंपल प्रोटीन। यानी ऐसी प्रोटीन जिसमें केवल क्या भाग जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल प्रोटीन। जितना हमने अभी क्लास में जितने भी प्रोटीन बनाए थे कि भाई एमिनो एसिड जोड़ जोड़ के पेप्टाइड चेन के साथ दूसरी पेप्टाइड चेन जोड़ जोड़ के हमने प्रोटीन बना लिया था, तो वो प्रोटीन वास्तव में कौन से प्रोटीन बना रहे थे हम, सिंपल प्रोटीन। लेकिन हम जब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस प्रोटीन में जो एमिनो एसिड से बने हुए भाग हैं, उनके साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस भाग भी जुड़े होंगे।
जैसे इसमें दो चीजें होंगी, यहाँ पे अगर इसको बना दूं तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसमें दो भाग होते हैं। एक तो प्रोटीन का खुद का भाग जिसमें क्या होंगे केवल एमिनो एसिड। दूसरा एक नॉन प्रोटीन भाग, यानी एक अलग से एक नॉन प्रोटीन भाग होगा। तो अगर इस प्रोटीन को मैं तोड़ूं, इस प्रोटीन का मैं हाइड्रोलाइसिस करूं, इस प्रोटीन को छोटे भागों में तोड़ने लग जाऊं, तो क्या क्या मिलेंगे मुझे? कुछ तो प्रोटीन मिलेंगे, या फिर और कह दो तो या एमिनो एसिड मिलेंगे, और नॉन प्रोटीन भाग में कुछ अलग केमिकल्स मिलेंगे जिनके आधार पे हमने इसको आगे बांटा है। वो अलग केमिकल क्या क्या हो सकते हैं? वो अलग केमिकल हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, वो फॉस्फेट हो सकते हैं, ऐसी चीजें। तो उनको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब हम डिराइव्ड प्रोटीन की तब बात करेंगे जब इसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। बाकी इसको अगर शॉर्ट में बता दूं तो डिराइव्ड प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं कि जब अगर हम हाइड्रोलाइसिस करने लगे किसी एक कोई भी प्रोटीन का, तो आंशिक रूप से उसको अपघटित करने पर जो बचता भाग है और वो फंक्शनल हो अगर, तो उसको कहा जाता है कॉन्जुगेट डिराइव्ड प्रोटीन। तो इस तरीके से हम तीन प्रकार पढ़ते हैं प्रोटीन्स के। इसके सब टाइप्स हैं, सिंपल प्रोटीन के भी हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के भी है, डिराइव्ड प्रोटीन के भी हैं। इसकी ओर आगे बढ़ते हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। और आज का हमारा प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में दूसरा क्लासिफिकेशन यही रहेगा कि कॉम्पोजिशन के आधार पे हमारे प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, कि प्रोटीन किन किन उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रोटीन का एक एग्जांपल, जिसको कहा जाता है एल्बुमिन। सिंपल प्रोटीन मतलब अब इनको तोड़ेंगे तो सीधे एमिनो एसिड मिल जाएंगे। तो देखो, हम जो सिंपल प्रोटीन जितने भी पढ़ेंगे, अब इसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हम कहेंगे कि भाई सिंपल प्रोटीन को हीट देते हैं तब वो कोगुलेट हो पाती है कि नहीं, क्या उसका थक्का बन जाता है कि नहीं। थक्के बनने में अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल समझाऊं तो एक अंडा होता है, इसमें अंडे की प्रोटीन का भी एग्जांपल है, लेकिन उससे हम दिमाग में अच्छे से थक्के बनने को समझ सकते हैं कि थक्का बनना क्या होता है। जैसे एक अंडा होता है, अंडे के अंदर बीच में एक योक भाग होता है ना, पीला पीला भाग। उसके साथ अगर हम उस अंडे को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो टाइट हो जाता है। तो टाइट होने के बाद अलग स्ट्रक्चर बन गई, अब वो लिक्विड नहीं रहा ना। तो अब इसको हम बोलेंगे कोगुलेशन या कोगुलेटेड प्रोटीन। जो बीच में प्रोटीन थी वो अब टाइट हो गई, अब एक अलग संरचना में दिखने को लग गई, तो अब उस संरचना को बोलेंगे कोगुलेशन स्टेट। तो इस तरीके से हम ये देखने वाले हैं कि जो सिंपल प्रोटीन्स होती हैं उनमें अगर हीट दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, उनको हम किन चीजों में घोल सकते हैं। भाई हमारी सोल्यूबिलिटी है, तो वो पानी में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, या फिर किसी कोई एसिड में घुलते होंगे, कोई अल्कोहल में घुलता होगा। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि हमारी जो टाइप्स ऑफ सिंपल प्रोटीन है वो हीट से कोगुलेट होती हैं कि नहीं, वो किस चीज में घुलती है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इनके एक्सप्लेनेशन में। तो नंबर एक पर हम देखें, इसको नोट डाउन करना। आप मेरी क्लास लेते हो तो साथ साथ में एक शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, चाहे बड़े बने, जितनी भी लंबी आधे घंटे की, 40 मिनट की, 25 मिनट की जितनी भी क्लास रहती है, उस क्लास को देखते हुए आप नोट्स जरूर बनाने हैं आपको, ये एक स्थायी सूचना है। तो यही है। तो हम बात करते हैं एल्बुमिन की। एल्बुमिन हमारा पहला टाइप का क्या है, सिंपल प्रोटीन है। तो देखो, सिंपल प्रोटीन में हम एल्बुमिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी सोल्यूबिलिटी का स्टेटस क्या रहेगा। तो भाई ये आराम से पानी में घुल सकता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, और ये जो डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन होते हैं, तनु साल्ट सॉल्यूशन होते हैं, लवण की सॉल्यूशन होते हैं, उसमें घुल जाता है आराम से। अगर इसको टेम्परेचर देते हैं तो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। अगर एल्बुमिन के अंदर अगर हीट देते हैं तो कोगुलेट हो जाता है, और हीट कितने पर होता है, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। इसका उदाहरण है एग व्हाइट, यानी अंडा। अंडे के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, और जब इसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है तो क्या हो जाता है, इसका थक्का बन जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, और ये इसको पानी में घोल सकते हैं और साल्ट के सॉल्यूशन में घोल सकते हैं, अंडे घोल सकते हैं। तो यही वो उदाहरण है। साथ में ब्लड प्लाज्मा में भी एक एल्बुमिन प्रोटीन होती है। तो ब्लड प्लाज्मा का मतलब होता है, अगर अपना ब्लड ले, ब्लड से ब्लड सेल्स को हटा दे, जो भाग बचता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। साथ में मिल्क के अंदर भी एल्बुमिन प्रोटीन देखने को मिलती है। तो इसका एक ग्रेट उदाहरण, अगर ग्रेट एग्जाम्पल लिखना होता है तो एग व्हाइट होता है, साथ में ब्लड प्लाज्मा भी लिखते हैं। तो
इसके अंदर कुछ ऐसा रहता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, कहाँ गया पेन? हाँ, ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन में दूसरा आता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जिसकी अगर सोल्युबिलिटी की बात करें तो ये पानी के अंदर नहीं घुल पाता, पानी में नहीं घुल सकता, लेकिन घुलता किस में है? साल्ट सोल्यूशन में, है ना। ये कोगुलेट हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। दो चीजें हैं कि ये पानी में घुल जाता है और कोगुलेट हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले तो इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबुलिन्स, जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, आप जब इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि इम्यूनिटी सेल्स होती हैं, उसमें किस तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन्स काम आती हैं। तो इसके अंदर एक ग्लोबुलिन प्रोटीन का बड़ा हिस्सा होता है जो इम्यूनिटी में बेटरली अपना कंट्रीब्यूट करता है। अगली बात करते हैं ग्लूटेलिन की। ये सबको पता है, इसका एग्जाम्पल, बस ये नाम अपने क्या पता पहले भी सुन लिया हो, लेकिन आज सुना है तो आप कनेक्ट बहुत जल्दी कर पाएंगे इस चीज को। तो हम जब ग्लूटेलिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सोल्यूबल होता है किसमें? डाइल्यूट एसिड्स में। किसमें? एसिड में। लेकिन पानी में नहीं होता ये प्रोटीन। इसको पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन अगर वहीं इसको एसिड में घोलें, एसिड में घोले तो घुल जाएगा। ये वाटर है, ये एसिड है। ये भी कोगुलेट हो जाता है किसके साथ? हीट के साथ। और हाई हीट के साथ ही डीनेचुरेशन भी दिखाता है। डीनेचुरेशन पता ना, स्ट्रक्चर अलग हो जाती है इसकी, प्रोटीन की। इसकी जो फोल्डिंग है वो वापस से मिसफोल्ड होने लग जाती है, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। अगर इसका एग्जाम्पल बताएं तो वीट यानी गेहूं, गेहूं के अंदर ग्लूटेन पाया जाता है, ग्लूटेन में ही ग्लूटेलिन प्रोटीन होती है। यानी अगर गेहूं का आटा है और गेहूं के आटे की बात हो रही है कि गेहूं के आटे की वजह से ये क्या काम हो रहा है, देखो आगे समझ गए ना। मतलब ये कोगुलेट हो सकता है, इसमें जिस कोगुलेशन की अवस्था है ना वो आ सकती है हीट देने पर। दूसरा, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता। पानी में घुलता है क्या आटा? नहीं घुलता। आगे बात करते हैं प्रोलेमिन्स। प्रोलेमिन्स क्या होते हैं? देखो, ये पानी पानी में तो नहीं घुलते, लेकिन ये 70 से 80% एल्कोहल का सॉल्यूशन बनाए तो उसमें घुल जाएंगे प्रोलेमिन्स। इसका एग्जांपल बताऊं तो जो ये जो होता है ना, मेज यानी मक्का, मेज का, मेज के जो सीड, मेज के जो सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, उनके अंदर प्रोलिन पाया जाता है और ये भी हीट की प्रेजेंस में कोगुलेट हो जाते हैं। और ये किस में घुलते हैं? एल्कोहल में, है ना। आगे बात करते हैं प्रोटैमिन्स की। प्रोटैमिन क्या होते हैं? ये देखो, प्रोटैमिन देखने को मिलते हैं स्पर्म सेल, जो हमने देखा था सालमन फिश होती है एक, सालमन फिश के का एक हम एग्जाम्पल पढ़ते भी हैं कोर डेट्स के अंदर काफी बार। तो ये बात करें तो इसके अंदर देखने को मिलती है प्रोटैमिन टाइप की प्रोटीन, जो किसमें होती है? पानी में तो घुल जाती है लेकिन अल्कोहल में नहीं घुल पाती, और साथ में इसके अंदर हीट इसको कोगुलेट नहीं कर पाती। ठीक है ना, मतलब अगर ये इसको हीट करेंगे तो हीट के साथ ही कोगुलेट नहीं होगी, डी नेचर हो जाएगी। लेकिन आगे बात करते हैं हिस्टोन की। तो हिस्टोन का नाम तो हमने पहले भी सुना होगा। हिस्टोन क्या होती है? हिस्टोन ऐसी प्रोटीन होती है जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है। अगर डीएनए है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ती है, H2A, H2B, H3, H4, H1, ये हिस्टोन प्रोटीन होती हैं जो ये डीएनए के साथ जुड़कर क्या बनाती है? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम आगे जाके क्रोमेटिन फाइबर बनाने वाला होता है। ये न्यूक्लियोसोम है, ये आगे जाके क्या बनाने वाला है? क्रोमेटिन फाइबर, है ना। ये बेसिक प्रोटीन होती है। साथ में हम बात करें तो पानी में घुल जाती है और डाइल्यूट एसिड के अंदर भी घुल जाती है। जब इसको हीट देते हैं तो डीनेचर हो सकती है और कोगुलेशन नहीं दर्शाती, कोगुलेशन नहीं दर्शाती। एक और सिंपल प्रोटीन जो हमें आसानी से देखने को मिलती है उसको कहते हैं स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन पानी में नहीं घुलती। रीजन क्या है? जैसे हमारे नाखून होते हैं, नाखून किसके बने होते हैं? स्क्लेरोप्रोटीन के। तो क्या पानी में घुल जाते हैं नाखून? नहीं घुलते। तो इसलिए ये क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर, एसिड में भी
इनसोल्यूबल है और बेसिस में भी इनसोल्यूबल, किसी में भी नहीं घुलता। इसमें नॉन सोल्यूबल का एक फंक्शन देखने को मिलता है। टेम्परेचर की बात करें तो डीनेचर हो सकती है भाई हीट के साथ में, है ना, और कोगुलेट वगैरह नहीं होती। अगर हम हीट देंगे तो क्या कोगुलेट हो जाती है, क्या अलग स्ट्रक्चर में हो जाती है, नहीं, वो बेकार हो जाएगा नाखून या फिर जो भी केरेटिन स्क्लेरोप्रोटीन से बनी हुई चीजें हैं वो। इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कोलेजन एंड केरेटिन, ये मसल्स में ये जो स्ट्रक्चरली पाई जाती है कोलेजन, और केरेटिन पाई जाती है नाखून में। ये ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट होती है टिश्यू को, स्ट्रक्चर बनाती है, बिल्कुल बनाती है। चलो, तो हमारी सिंपल प्रोटीन्स हो गई 7। सातों में हमने हीट के हिसाब से और सोलिबिलिटी के हिसाब से पढ़ा और उसका एक एक एग्जांपल देख लिया। सिंपल प्रोटीन में हमने एल्बुमिन पढ़ा जो अंडे में पाई जाती है, ग्लोबुलिन पढ़ा जो अनाज में पाई जाती है, ग्लूटेलिन पढ़ा नहीं ग्लोबुलिन पढ़ा जो इम्यूनिटी सेल के अंदर देखने को मिलती है। साथ में हमने वीट पढ़ा, वीट के जो ग्लूटेलिन होती है वो पढ़ा। इसमें हमने एक स्पम देखने को मिलते हैं, साल्मन के साथ प्रोटेमाइन पढ़ा। साथ में प्रोलेमिन्स भी पढ़े थे जो किसमें पाए जाते हैं, मेज वगैरह में पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया और स्क्लेरोप्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। तो ये कुछ कुछ सिंपल प्रोटीन होती हैं जो केवल किससे बनी होती है, एमिनो एसिड से। इसमें किसी और चीज का बिल्कुल योगदान नहीं होता इसको बनाने के लिए। और इनमें हमने इन सबको पढ़ लिया और अब इसके बाद हम दूसरी वाली प्रोटीन पर जंप करने वाले हैं, यानी वो प्रोटीन जिनको बनाने के लिए केवल एमिनो एसिड जिम्मेदार नहीं होते, इनको बनाने के लिए क्या कुछ अलग नॉन प्रोटीनियस भाग भी जिम्मेदार होते हैं। यानी अगर एक प्रोटीन बनी है, मान लो मैं ये कहता हूं कि ये एक क्या है प्रोटीन, तो इस प्रोटीन में एक बड़ा हिस्सा, इस गोले का जो ये बड़ा हिस्सा है ना, ये बड़ा हिस्सा तो भले ही एमिनो एसिड से मिलकर बना हो, लेकिन साथ में जो एक जो और हिस्सा है उसमें एमिनो एसिड के अलावा भी चीजें मिलेंगी। अगर ये एक प्रोटीन है तो इस प्रोटीन में ये तो चाहे प्रोटीनियस भाग हो, यानी इसको अगर तोड़ें तो क्या मिल जाएंगे, एमिनो एसिड्स। लेकिन जो ये भाग है ये है नॉन प्रोटीनियस भाग, जिसको अगर हम देखेंगे इसके नेचर को तो ये कुछ भी हो सकता है। और इस नॉन प्रोटीनियस भाग के नेचर के हिसाब से, यानी कि एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में कौन सा नॉन प्रोटीनियस भाग जुड़ा हुआ है, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में कौन सा नॉन प्रोटीनियस भाग जुड़ा हुआ है, इसके आधार पे हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो हम टाइप अगर हम देखें आगे तो सबसे पहला टाइप है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो के नाम से हमें न्यूक्लियस समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब सेल के न्यूक्लियस से संबंधित चीजें हैं। और देखो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जानेंगे, यानी जो नॉन प्रोटीनियस भाग है ना इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये याद रखना है। यानी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है पूरी, इस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीनियस भाग है और साथ में एक क्या है, नॉन प्रोटीनियस भाग। इस नॉन प्रोटीनियस भाग को क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन कौन से होंगे इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा करते करते उनको हम इसके सब टाइप्स कहते रहेंगे। देखो जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है इसको हिंदी में बोलते हैं संयुग्मित प्रोटीन, यानी किसी के साथ जुड़ी हुई है, कॉन्जुगेशन हुआ किसी अलग चीज के साथ। तो पहला किस चीज के साथ हुआ होगा, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। अगर हमारी प्रोटीन के साथ डीएनए या आरएनए जुड़ा हुआ है तो उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो क्या करता है, एक वाइटल रोल यानी एक महत्वपूर्ण काम करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सहेजने में और प्रोटीन के सिंथेसिस करने में, है ना। साथ में जैसे राइबोसोम हो सकता है, राइबोसोम के अंदर आरएनए भी होता है, साथ में प्रोटीन भी होती है। देखो आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और क्रोमेटिन होता है जिसमें डीएनए और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं नंबर 2 वाले पॉइंट की। हम कहते हैं कि अगर प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, वो ग्लाइकोप्रोटीन।
कोई ना कोई क्या जुड़ा हो कार्बोहाइड्रेट। जैसे सेल के जो दो सेल के कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें केमिकल रिसेप्टर भेजे जाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन करवाने में कौन हेल्प करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे कुछ ग्लोब्यूलिन पढ़े थे हमने ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में, तो इसमें ग्लोब्यूलिन तो प्रोटीन है और इम्यूनिटी के लिए कुछ सेल्स हैं जो जो क्या क्या नेचर रखती है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जैसे म्यूकस होती है, म्यूकस म्यूकस जो श्लेष्मी पदार्थ होता है उसके अंदर भी प्रोटीन होती है, उसके साथ में उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। अब ये हो गई ग्लाइकोप्रोटीन जिसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अलग से जो कुछ संयुग्मित चीजें हैं, वो क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट। तीसरी हम जोड़ सकते हैं इसके साथ क्या? लिपिड। देखो हमने क्लास में बात करी थी कि मैक्रोमोलिक्यूल कितने होते हैं? 4। एक तो था न्यूक्लिक एसिड, एक था कार्बोहाइड्रेट, एक था लिपिड या फिर फैट। फैट में लिपिड भी आता है, लिपिड। और एक क्या था? प्रोटीन। हम प्रोटीन टॉपिक तो पढ़ ही रहे हैं। हमने कहा था संयुग्मित प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे, तो संयुग्मित प्रोटीन में हम इस प्रोटीन के साथ कुछ अलग चीजें जोड़ेंगे। तो एक तो हमने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जोड़ देते हैं, फिर हम लिपिड जोड़ देते हैं, फिर हम कार्बोहाइड्रेट जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से 3 तो हमें आसानी से याद हो ही सकते हैं, जिसमें हम डीएनए यहाँ जोड़ दिया हमने, कार्बोहाइड्रेट यहाँ जोड़ दिया, लिपिड यहाँ जोड़ देते हैं। देखो लिपिड जोड़ देते हैं अगर तो ये क्या करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं और सेल मेम्ब्रेन पर भी देखने को मिलते हैं। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, सबको पता होता है, लाइपोडल मॉडल पढ़ा होगा। और कि भाई लिपिड के पानी में प्रोटीन के आइसबर्ग तैरते रहते हैं, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। सैंडविच मॉडल पढ़ा होगा कि भाई दो मतलब अगर एक सैंडविच है जिसमें ब्रेड तो क्या है? ब्रेड तो प्रोटीन है और बीच में जो भरा हुआ सामान है वो लिपिड है। तो इस तरीके से लाइपोप्रोटीन होती हैं जो किसकी बनी होती हैं? जिसमें प्रोटीन और लिपिड के पोर्शन होते हैं। इसके एग्जांपल एलडीएल और एचडीएल हो सकते हैं, ये याद करने हैं। अब देखो अगला हो सकता है क्रोमोप्रोटीन। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल को के अलावा कुछ चीज और जोड़े तो हम जोड़ सकते हैं कलर्स। क्रोमो का मतलब होता है कलर और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। यानी अगर एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीन के साथ में कलर जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? क्रोमोप्रोटीन। कलर कौन से हो सकते हैं? पिगमेंट्स हो सकते हैं, मतलब कलर को पिगमेंट ही बोलते हैं। पिगमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी जहां पे प्रोटीन के साथ में पिगमेंट्स भी थे, जैसे कि हमारे फोटोसिस्टम्स, है ना, वहां पे प्रोटीन भी थी और क्लोरोफिल भी था, है ना। साथ में हीमोग्लोबिन हम पढ़ सकते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। किस रंग का होता है? लाल रंग का। तो ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है और हीम क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। तो ये हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से जो मिलकर बनी होती है, तो ये भी एक प्रोटीन के साथ पिगमेंट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और फोटोसिंथेसिस वगैरह में इनके काम आते हैं। अगली बात करें मेटलोप्रोटीन की, भाई प्रोटीन के साथ अगर मेटल जुड़ जाए जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, तो क्या हो जाएगी? मेटलोप्रोटीन। ये काम आती है जैसे कि ये समझ में आ जाएगा आपकी कार्ब साइटोक्रोम। हमने वो क्या पढ़े थे? हमने पढ़ी थी चेन वगैरह, जैसे लाइट रिएक्शन की चेन पड़ी थी। लाइट रिएक्शन की चेन में साइटोक्रोम्स वगैरह पढ़े थे। तो साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? साइटोक्रोम्स होते हैं प्रोटीन के साथ में कुछ ना कुछ आयरन जुड़ा हो, जिंक जुड़ा हो, कॉपर जुड़ा हो, या इसके अलावा मैग्नीशियम जुड़ गया हो, ये इस तरीके से जो मेटेलिक आयन होते हैं वो जुड़ रहे हो, तो वो प्रोटीन क्या कहलाएगी? मेटल प्रोटीन। फिर आती है हमारे पास फोस्फोप्रोटीन। फोस्फोप्रोटीन में फोस्फेट जुड़ता है प्रोटीन के साथ में, और वो फोस्फेट क्या करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है, एंजाइमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है कि एंजाइम कब आना है, कब नहीं आना, ये सब काम कौन देखता है? फोस्फोप्रोटीन। तो जैसे देखो केसिन इन मिल्क, विटेलिन इन एग योक। एक केसिन प्रोटीन होती है किसमें? दूध में, सबने पढ़ा है। तो वो क्या होती है? एक फोस्फोप्रोटीन। उसमें प्रोटीन के साथ में क्या जुड़ा होता है? फोस्फेट। तो हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए अभी तो, इसमें सिंपल और कॉन्जुगेटेड। मेन यही 2 टाइप रहते हैं। यानी प्रोटीन को अगर हमें क्लासिफाई करना हो तो हम या तो कह सकते हैं कि इसको तोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा केवल एमिनो एसिड। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एक प्रोटीन के अंदर केवल प्रोटीनियस पार्ट के अलावा भी कुछ हो
अलावा में क्या हो सकता है? अलावा में हो सकता है न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मेटल आयन, मेटल आयन के साथ साथ क्या बताया था, पिगमेंट और फोस्फेट ग्रुप, ये सब चीजें हो तो उसको हम एक और प्रोटीन की क्लास में रख देंगे, तो उसको कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। लेकिन हमें एक और टाइप पढ़ना होता है, इसका आधार होता है पढ़ने का कि भाई डिराइव्ड प्रोटीन, तीसरा प्रकार है, क्लासिफिकेशन किया था ना हमने, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, और तीसरा क्या था, डिराइव्ड प्रोटीन। तो डिराइव्ड प्रोटीन में क्या होता होगा कि वो प्रोटीन जो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से मिली हो, यानी किसी को हम पचा रहे हैं, प्रोटीन को पचाने के बाद जो बड़ी चेन थी छोटी चेन में टूट रही है, दो तीन चेन थी वो अलग अलग हो रही हैं, फिर उनमें जो फोल्डिंग थी वो खुल रही है, ये तो कर रहे हैं, फिर उसके एमिनो एसिड भी टूट जाते हैं। तो ये तो पूरी प्रोसेस है कि भाई एक पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के एक एक एमिनो एसिड को हम निकाल लेते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस हो गया पूरा का पूरा। लेकिन थोड़ा सा हो जाए, मतलब ये हमने हाइड्रोलाइसिस करना स्टार्ट ही किया है, स्टार्ट करने के बाद वो आंशिक रूप से ही सफल हो पाया है, उसके बाद हमें उस प्रोटीन के कुछ कुछ रूप देखने को मिलते हैं, उनको कहा जाता है डिराइव्ड प्रोटीन, यानी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस या मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बाद हमें क्या मिलता है, जो संरचना मिलती है उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन। देखो थोड़ा सा किया अगर हमने तो उसको प्राइमरी बोलेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा करते तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है ना। यानी हमने एक प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करना स्टार्ट किया है, हाइड्रोलाइसिस में तो पूरा ये हो जाएगा, खुल जाएगी प्रोटीन, और ये भी टूट टूट के क्या हो जाएंगी, अलग। लेकिन हम बीच में ही कुछ संरचना देखने वाले हैं, इसको सीधा ना करके थोड़ा लंबा घुमा के करने वाले हैं। तो जब यहां तक आएगा हाइड्रोलाइसिस, यहां तक, तो क्या होने वाला है, हमें ये थोड़ा सा खुला हुआ देखने को मिलेगा ऐसे, तो उसको तो बोल देंगे प्राइमरी। थोड़ा सा और खुला हुआ दिखे तो उसको बोल देंगे सेकेंडरी। पर पूरा हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तब तो प्रोटीन अलग अलग टूट ही जाती है एमिनो एसिड के रूप में। ये एक सिंपल इलस्ट्रेशन बताया है आपको। तो देखो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या क्या होती हैं, जैसे कोगुलेटेड प्रोटीन्स, मान लो हीट दे दी जाए अंडे को, तो अंडे को हीट देने के बाद जो बनता है ना, वो क्या कहलाता है, कोगुलेटेड प्रोटीन। बस अगर क्या कर दिया जाए, एसिड डाल दिया जाए किसके ऊपर, केसिन प्रोटीन के ऊपर, तो चीज बन जाएगी, चीज बनेगी ना, तो जो चीज बनती है वो मेटा प्रोटीन कहलाती है। इतनी सी बात है, मतलब थोड़ा सा कुछ काम किया और जो चीजें देखने को मिली, यानी प्राइमरी में हमने हल्का सा हाइड्रोलाइसिस किया है, हल्का सा कुछ उसको बदलने का ट्राई किया है, तो अब उसको प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन बोलने वाले हैं। जैसे कोगुलेशन कर दिया अंडे का और हमने चीज बना दी, चीज कैसे बनती है, चीज बनती है कुछ एसिड डाल दिए जाते हैं, कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है केसिन प्रोटीन के अंदर, और उसके बाद में चीज बनता है। तो चीज में क्या हुआ, एसिड की प्रोसेसिंग हुई, एसिड किसने डाला होगा, बैक्टीरिया वगैरह ने, या हम थोड़ा सा आर्टिफिशियली भी डालते हैं चीजों को, तो ये होता है। साथ में सेकेंडरी की बात करें कि भाई थोड़ा और पाचन कर दें, क्या होगा, देखो जब हम खा जाते हैं अंडे को, तो डाइजेशन के टाइम पे एक एल्बुमिनोज बन जाता है उसका, थोड़ा सा पचने के बाद उसमें कुछ एंजाइम डलने के बाद, तो वो कहलाती है क्या, प्रोटियोजेज। ये मतलब थोड़ा सा और प्रोटीन हुआ है ना, और प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। पेप्टोन्स क्या होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं कि भाई मीट को अगर हम डाइजेस्ट कर रहे हैं एंजाइमेटिक, तो उसके बाद क्या बनता है, पेप्टोन। पेप्टोन हम लैब में भी काम में लेते हैं, जब हम मीडिया बनाते हैं तो पेप्टोन डालते हैं, तो क्या होता होगा पेप्टोन, कि पेप्टोन जो मीट पार्टिकल्स हैं, मीट के जो प्रोटीन्स हैं, उनको थोड़ा डाइजेशन करने के बाद एक केमिकल स्ट्रक्चर मिली है, और पूरा डाइजेशन नहीं हुआ कि भाई इसको एमिनो एसिड में तोड़ दिया, और नहीं, तो थोड़ा सा डाइजेशन हो गया बीच प्रोसेस में, उस डाइजेशन में जो सामान बचा उसको हमने निकाल लिया, यानी कुल मिला कि एक मीट का टुकड़ा है, इससे हमें एमिनो एसिड अलग अलग करने हैं, लेकिन बीच में अगर बीच की प्रोसेस में ये जहां पे इसका डाइजेशन हो रहा है वहां पे इसको निकाल दिया, तो अब इसको बोलेंगे पेप्टोन। बात खत्म। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं कि भाई अगर एक कोई एक सिंपल प्रोटीन की फॉर्म है, उस सिंपल प्रोटीन प्रोटीन की फॉर्म तो टूटने वाली है, तो वो पेप्टाइड के रूप में टूट जाएगी। पेप्टाइड क्या होती है, एक चेन होती है एमिनो एसिड की, काफी चेन मिलके काफी उसमें कोइलिंग होके एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनती है। अ, ये मान लो एक प्रोटीन बन गई। अब इस प्रोटीन को हम खोल रहे हैं, और खोलने के बाद ये धागे अलग अलग कर दिए, तो ये क्या कहलाएंगे, पेप्टाइड्स कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार हमें सारे का
रिव्यू कर लेना चाहिए। हमने स्टार्टिंग करी थी कि फंक्शन के आधार पर प्रोटीन कैसे हो सकती है। तो हमने कहा था कि प्रोटीन काम क्या कर सकती है, एंजाइम का काम कर सकती है, प्रोटीन संरचना बनाने में भी हेल्प कर सकती है, प्रोटीन कौन सिकुड़ने में और फैलाने में मदद कर सकती है सेल को या बॉडी को, ट्रांसपोर्ट कर सकती है चीजों का, रेगुलेट कर सकती है, जेनेटिक में काम आ सकती है और प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर सकती है। साथ में हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था किसके रूप में, कॉम्पोजिशन के आधार पे, कि प्रोटीन कैसे बनी होती है, अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा। तो हम कहेंगे सिंपल प्रोटीन की बात कर रहे थे कि सिंपल प्रोटीन में एल्बुमिन होती है, अंडे में ग्लोब्यूलिन होती है, जैसे इम्यूनोग्लोब्युलिन इम्यूनिटी में काम में आती है, ग्लूटेलिन होती है, प्रोलेमिन्स होती हैं, प्रोटेमिन्स होती हैं। ग्लूटेलिन मतलब कि अनाज में पाई जाएगी, प्रोलेमिन्स मतलब कि मेज में पाई जाएगी, प्रोटेमिन्स भी पाई जाएगी, हिस्टोन मतलब कि हिस्टोन किस में पाई जाती है, हमारे क्रोमोसोम में पाई जाती है, स्केलेटल प्रोटीन नाखूनों में पाई जाती है। इनको हमने हीट के हिसाब से देखा था कि हीट मिलने पर कौन कौन सी कोगुलेट हो पाती है, कौन कौन सी कोगुलेट नहीं हो पाती है। हमने ये पढ़ा है कि इसमें क्या टेम्परेचर के साथ साथ सोल्यूबिलिटी का क्या स्टेटस रहता है। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने ये कहा था कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है, कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस भाग भी जुड़ा हुआ होता है। नॉन प्रोटीनियस भाग में न्यूक्लियो प्रोटीन हो सकती है जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ हो, जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। सिंपल सी बात है, प्रोटीन के अलावा कुछ अलग भाग जुड़ा हो, तो जैसे ये प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ न्यूक्लियो नाम जोड़ा है हमने क्योंकि इसमें डीएनए आरएनए मिलता होगा। साथ में प्रोटीन है जिसमें ग्लाइको लिख रखा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, लाइपो मतलब लिपिड होगा, क्रोमो मतलब कोई कलर या पिगमेंट होगा, मेटलो मतलब कोई मेटल के आयन होंगे, फोस्फो मतलब फोस्फेट ग्रुप होगा। इस तरीके से हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पढ़ी है। साथ में हम डिराइव्ड प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन क्या होती है। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन होती है कि जिसमें हम अगर डाइजेशन करना स्टार्ट करें प्रोटीन को मॉडिफिकेशन करने का ट्राई करें, तो स्टार्टिंग में जो संरचना दिखती है प्राइमरी होती है, वो थोड़ा डाइजेशन थोड़ा सा हो जाता है और हो जाता है, तो उसमें सेकेंडरी हो जाती है। अभी जैसे कोगुलेशन हुआ अंडे का, तो कोगुलेटेड प्रोटीन कहलाई है। मेटा प्रोटीन हो गई और प्रोटियोजेज पेप्टोन्स पेप्टाइड। जैसे देखो इसमें आपको दिखा के समझाता हूँ कि अगर चीज का प्रोसेस किया हमने तो क्या हो गई, मेटा प्रोटीन हो गई। मतलब चीज में हमने ऐसे दूध के केसिन में एसिड डाल दिया तो मेटा प्रोटीन बन गई। साथ में हमने कहा प्रोटियोजेज, जैसे एल्बुमिन था, अंडे का डाइजेशन होने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको एल्बुमिनोज बोलते हैं, तो इसको प्रोटियोज बोल सकते हैं। प्रोटियोज का एक उदाहरण एल्बुमिनोज है। पेप्टोन्स क्या था, पेप्टोन्स था कि भाई अगर हम मीट का डाइजेशन करते हैं, पूरा डाइजेशन नहीं हो और जो बच गया सामान वो क्या हो जाता है, पेप्टोन्स होता है। पेप्टाइड क्या होते हैं कि कोई चेन, एक प्रोटीन की चेन थी, प्रोटीन की चेन टूट के बन के तो प्रोटीन बनाती है, और टूट के जब चेन के रूप में आ जाती है तो उसको पेप्टाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। अ, तो आई होप आपके समझ में आया होगा, क्योंकि ये थियोरिटिकल पोर्शन था, इसमें चीजें बहुत ज्यादा समझने की नहीं थी। जो चीजें समझने की थी आई वॉज ट्राइड वेरी मच टू एक्सप्लेन इट टू यू। सो अब अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। एंड आप सभी को कमेंट्स तो करनी है। अगर कोई यहां तक पहुंचा है तो आपको लिखना है आई एम अराइव्ड हेयर, आई एम अराइव्ड टिल दी लास्ट, कि मैं लास्ट तक पहुंची हूं। ये सबको लिखना है जिसने ये स्क्रीन देखी है, जिसने ये लास्ट में थैंक यू देखा है, उसको ये लिखना है कि आई एम अराइव टिल दी लास्ट। सो थैंक यू वेरी मच उन लोगों का जिन्होंने ये लेक्चर देखा है। थैंक यू वेरी मच कि आप इस क्लास के लास्ट तक बने हुए हो और शॉर्ट नोट्स आपने उतार लिए होंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक वाइक की कोई टेंशन है नहीं। थैंक यू वेरी मच अगेन। और बस अब क्लास को खत्म करते हैं।